दोस्तों कुछ दिन पहले मैं गया था पैठानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पैठानी एक जगह थी। पैठानी के पास में कुचौली, सौड़, ये सब गांव के नाम थे जहां हिमालयन ब्लैक बेयर अटैक कर रहा था। और 2 दिन मैं रुका था। मैंने पूरा लाइव दिखाया था कैसे वहां पे भय व्याप्त है, कैसे लोग रात को कनस्तर वगैरह बजाते थे, पटाखे फोड़ते थे। और फॉरेस्ट वालों से भी मिलवाया था मैंने। वो मंथ था दोस्तों सितंबर का, और उस टाइम पे फॉरेस्ट वालों ने उम्मीद जताई थी कि आज रात या कल रात ये पकड़ लिया जाएगा। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, एक पूरी टीम थी, वो टीम भी मैंने दिखाई थी। लेकिन तब भालू नहीं पकड़ा गया। उसके बाद शूटर्स बुलाए गए, शूटर्स के सामने वो नहीं आया। अभी भी वारदात कर रहा है। रिसेंटली अभी मुझे पता चला तब करीब उसने 30 के आसपास मवेशी मारे थे। अब वो 50-60 मवेशी मार चुका है। कैमरा ट्रैप में वो रिकॉर्ड भी हो चुका है। ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, ये उसी भालू की फुटेज है। अच्छा खासा बड़ा भालू है, हिमालयन ब्लैक बेयर। दूसरी बात, जो जिन लोगों ने देखा है वो बता रहे हैं कि ये बहुत तेज भाग रहा है, धीमे धीमे नहीं चल रहा या चोट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों ने देखा, लेकिन जब भी देखा तो बच्चे नज़र नहीं आए, जो मुझे खबर मिली है। अब दोस्तों पहले ये उम्मीद हो रही थी कि क्योंकि वो सितंबर का मंथ था, उस टाइम पे हिमालयन ब्लैक बेयर तैयारी शुरू कर देते हैं जंगल में जाने की, यानी कि हाइबरनेशन पे जाने की, शीत निष्क्रियता। लेकिन अब तो नवंबर आ गया और पहाड़ों पे अच्छी खासी ठंड हो गई है और कभी भी स्नोफॉल हो सकता है अच्छा खासा। ये वो टाइम नहीं है जब हिमालयन ब्लैक बेयर बाहर घूमे। उसे कायदे से हाइबरनेशन में होना चाहिए उन जगहों पे जो ऊंची जगह है, जहां बर्फ गिरती है। और ये जगह पैठानी उन ऊंची जगह में से ही एक है। यहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के नीचे के इलाके में स्लॉथ बेयर भी है। स्लॉथ बेयर यानी कि रीछ, वो कभी भी नहीं जाते हाइबरनेशन में, पूरे साल एक्टिव रहते हैं। लेकिन हिमालयन ब्लैक बेयर जाते हैं, वो भी ऊंचे वाले इलाकों में। तो ये पैठानी ऊंचे वाला ही इलाका है। ये एक्टिव है, जैसा कि मैंने दिखाया कि बहुत बड़ा भालू है। स्लॉथ बेयर इतना बड़ा नहीं होता। हालांकि दोस्तों जो भालू के हमले सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर होते हैं वो स्लॉथ बेयर के होते हैं, रीछ, क्योंकि वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। जहाँ पे भी आप सुनेंगे कि भाई कि भालू का हमला हो गया, तो 90% केसेस में आप सुनोगे कि वो स्लॉथ बेयर का ही हमला था। लेकिन अभी जो हमले हो रहे हैं पहाड़ों पे, और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक हमला तो जो मैंने आपको पैठानी का बताया, कम से कम खुशकिस्मती यह है कि इंसानों पे हमला नहीं किया, जानवरों पे कर रहा है। लेकिन एक दूसरा गांव है पोखड़ा गांव, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से लगातार भालू के हमले के खबर आ रहा है। करीब 4-5 लोगों पे हमला कर चुका है। और जो रीसेंट अटैक है एक महिला रामेश्वरी देवी पे, वो तो बड़ा ही भयानक है। आप उसकी कल्पना करेंगे तो आपको डर लगेगा, सोच के ही डर लगेगा। रामेश्वरी देवी गई थी जंगल में घास वगैरह लेने के लिए अपने पशुओं के लिए। जिस टाइम तक उनको वापस लौट आना चाहिए था घर, तब तक वो नहीं आई। घर में चिंता हुई, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद उनके परिवार के लोग गए देखने के लिए, आवाज़ लगाते रहे। कुछ लोग गांव के भी गए, क्योंकि आसपास भालू की घटनाएं पहले हो चुकी थी, तो लोगों के मन में ये बात आ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। जब आगे गए, आवाज़ लगाते रहे, तो रामेश्वरी देवी नहीं मिली। लेकिन रस्सी मिल गई और उनकी दराती कहीं पड़ी मिल गई। लेकिन एकदम अंधेरा हो गया तो सबने बोला कि खतरनाक है, क्योंकि भालू अभी भी घूम रहा है, रात में किसी इंसान को दिखेगा नहीं, किसी पे अटैक कर देता। वो लोग लौट आए। अब इधर रामेश्वरी देवी के साथ क्या हुआ था कि जब भालू ने उन पर अटैक किया, उनके चेहरे पर अटैक किया, उन्होंने दराती मारी, लेकिन उसके बाद भी अटैक करता रहा। लेकिन उनका पैर स्लिप कर गया पहाड़ से, वो लुढ़क के नीचे गिरी। जैसा अलग अलग वर्जन लोगों ने मुझे बताया है। और उसमें वो एक पेड़ में अटक गई, पेड़ के सहारे टिक गई। शायद भालू ने पीछा नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो काले रंग के कपड़े से या तो वो रात के अंधेरे में पेड़ के पास में इनको ढूंढ नहीं पाया जहाँ से वो देख रहा था, क्योंकि पेड़ का तना और इनके कपड़े मैच कर गए। और इनका पूरी आंखों में पूरी चोट मार दी थी, शायद इनको दिखाई दे ही नहीं रहा होगा। और ये किसी तरह से डर के मारे वहाँ बैठी रही पूरी रात। और चमोली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इन्होंने पहना हुआ था सलवार कुर्ता और स्वेटर।
वो ड्रेस जो कि पहाड़ पे जाने के लिए दिन में ठीक थी, रात में जबरदस्त ठंड में वो बैठी रही पूरी रात, और इस डर से उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था, और इस डर से उनकी जान, बीच बीच में वो बेहोश हो जा रही थी, बीच में होश में आ रही थी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। जब वो होश में आ रही थी उनको समझ में आ रहा था कि भालू कभी भी आके उन पर दोबारा अटैक कर सकता है। पूरी रात ठंड में खुले आसमान के नीचे वो बैठी रहीं। सुबह 5:30 बजे फिर गांव वालों ने दोबारा खोज करनी शुरू करी। उनका बेटा जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, बाकी लोग भी आवाज़ लगा रहे थे। बीच में इनकी सिसकी भरी आवाज़ इनके बेटे ने सुनी, बाकी लोगों ने सुनी। फिर दोबारा आवाज़ लगाई, फिर इनके बीच में इनका रिप्लाई आया, तो उनको डायरेक्शन मालूम चल गया कि कहाँ वो हो सकती। देखा अच्छी खासी ढाल में नीचाई पर एक पेड़ पे करीब करीब टिक के वो बैठी थी, और चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। फ़ोटो मेरे पास आ गई थी अगले दिन ही, और बड़ा ही विभत्स हमला। जैसे कि एक बार मैंने यहाँ पे पीछे, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर भी भालू के हमले की विक्टिम है एक महिला। वो हिमालयन ब्लैक बेयर के हमले की विक्टिम नहीं है, वो स्लॉथ बेयर के हमले की विक्टिम है, रीछ के। उन पे दिन पे ही हमला किया था, और वो गई थी घास लेने, और भी 3-4 लेडीज़ थी। घास इन लोगों ने बांध ली थी, गट्ठे बना लिए थे, क्योंकि इस रामेश्वरी देवी की घटना में कोई गवाह नहीं है, क्योंकि वो अकेली थी। इस वाली घटना में गवाह भी थे, उन गवाहों से भी मैंने बात की थी, मेरे चैनल पे है। अगर आप भालू का हमला और विवेक अवस्थी लिख देंगे यूट्यूब पे, शायद वो वीडियो आ जाएगा। तो जब वो उन्होंने खुद, क्योंकि वो ईश्वर कृपा से जीवित हैं, तो उन्होंने जो बताया, तो उसमें वो झुकी घास उठाने के लिए, तब भालू ने अटैक किया। यानी भालू कहीं से वॉच कर रही थी, शायद वो फीमेल थी भालू, उसको लगा कि मेरे ऊपर अटैक या मेरे बच्चों पे अटैक है, तब उसने हमला किया और एकदम हमला कर दिया। बाकी सारी लेडीज इधर भागी, वो चिल्ला रही थी, ये भी चिल्ला रही थी, इनके चेहरे को कर दिया, बाकी सब जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो वो भालू, क्योंकि 3-4 लेडीज़ थी आसपास, तो वो भाग गया। फिर ये इनका पूरा चेहरे का मांस लटक रहा था, बिल्कुल इनका बुरा हालत था। बाकी लेडीज़ इनको घर लेके आई, और उनके हस्बैंड से भी मैंने बात की थी। वो दर्दनाक दृश्य देख के बोले मुझे तो बेहोशी सी आ रही थी, उनका बुरा हाल था। और लेकिन उस कंडीशन में भी उन्होंने फाइट किया अपने आप से, अपने विल पावर से, और आज वो जीवित हैं। डॉक्टर जितना चेहरे को रीस्टोर कर सकते थे कर दिया, लेकिन नाक की हड्डी वगैरह सब निकल चुकी थी, तो उनके गले में यहाँ पे छेद किया गया है। फीडिंग यहाँ से होती नहीं है, यहाँ पे नली डाल के लिक्विड खाना उनके परिवार वाले खिलाते हैं। अगर उन्हें कुछ बोलना भी होता है, उनकी बोलना परिवार वाले ही समझते हैं, बाहर वाले तो समझ नहीं सकते, तो वो यहाँ पे उंगली रखती हैं उस छेद पे, तब उनकी आवाज़ निकलती है। अगर वो छेद को ऐसे उंगली को हटा देंगे तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, क्योंकि सारी हवा यहाँ से निकल जाती है। वैसा ही हमला करीब करीब रामेश्वरी देवी पे भी हुआ, जो मैंने फ़ोटो देखी है। आधा चेहरा उनका सुरक्षित है, आँख में पूरे में पट्टी है। तो जब उनको रेस्क्यू, वो पूरे होश में थी, सहारा देके पहले उनको चलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि आंखों से तो दिख ही नहीं रहा होगा, बुरा हाल था पूरा, और पूरी रात खून बहा था, शरीर में कितनी ही जान रह गई। उनकी उम्र भी 45 से 50 साल के आसपास है। फिर लोग सहारा देके चढ़ा रहे थे, फाइनली वो चढ़ नहीं पा रही थी, मतलब उनको दिख नहीं रहा था पैर कहाँ रखना है। फिर लोग स्ट्रेचर लाए, स्ट्रेचर में लिटा के उनको ऊपर लाए, फिर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे लेके गए, लेकिन वो तो मामला बड़ा गंभीर था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से। उन्होंने एक जो प्राथमिक उपचार होता है उन लोगों ने कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर बुलाया गया, और हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स में उनको ट्रांसफ़र किया गया। अभी वो जीवित हैं, शायद खतरे के भी बाहर हैं, लेकिन असली खतरा है चेहरे को रीस्टोर करना। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भालू जब हमला करता है, एक कहावत है दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में बोली है कि टाइगर जब मारता है वो मौत होती है, लेकिन अगर जानवर के हाथ से मौत होती तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे आसान मौत टाइगर के हाथों है। नंबर 2 पे लेपर्ड के हाथों मौत होती है। सबसे भयानक मौत भालू के हाथ से, कोई सा भी भालू है, चाहे स्लॉथ बेयर हो, हिमालयन ब्लैक बेयर हो, ब्राउन बेयर हो, जो इंडिया में मिलते हैं, सारे भालू एक जैसे ही वारदात करते हैं। लेकिन ये हिमालयन ब्लैक बेयर तो स्लॉथ बेयर से भी बड़ा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, यही वो खतरनाक भालू है जो पैठानी में 50 से ऊपर जानवरों को मार चुका है,
पूरी टीम फॉरेस्ट की जिनको ये छकाता रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक था। अभी दो घटनाएं हैं, मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे घटनाओं से ज़्यादा ज़रूरी है भालू के हमलों के बारे में बात करना, इसलिए मैं उनको मिक्स कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो इलाके पास पास हैं। हालांकि भालू अलग अलग है। चमोली का वो इलाका वो गुप्तेश्वर रोड पे है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। पौड़ी और चमोली पे आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ से चल के, क्योंकि मेरे साथ पुष्कर भी गया था, मेरा जो कुक है वो चमोली का ही रहने वाला है, तो वहाँ पे बता रहे थे कि जो पुष्कर का गांव है कोई बहुत दूर नहीं है। अगर जहाँ हम रुके थे बोले थे अगर यहाँ से पैदल जाएंगे आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, जबकि ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट वो चमोली डिस्ट्रिक्ट, बीच में एक पहाड़, बस वो पहाड़ क्रॉस ही करना था। तो पुष्कर के घर से दूर हो रही है घटना। ये वाली जो रामेश्वरी देवी वाली मैंने बताई, इलाका वही है। अगर आप एरियल व्यू देखोगे तो बहुत दूर नहीं है। हाँ, इतना तय है कि भालू अलग अलग है। तो जो मैं आपको पैठानी वाली घटना बता रहा हूँ कि पैठानी में उस भालू को पकड़ नहीं पाने का एक रीज़न क्या था कि जब वो किसी पशु मवेशी को मारता था, ज़्यादातर केस में वो लौटता ही नहीं था। एक दो बार वो लौटा और उसे आभास हो गया कि फॉरेस्ट वाले बैठे हैं और उसे लग रहा था कि भाई कुछ डाल डूल दिया होगा इसमें, या इंसान की गंध आ रही थी, जो भी था, तो उसने आना ही बंद कर दिया। मारता था, खाता था, जितना खा लिया चला जाता था। जैसे मैन ईटर टाइगर का जो बिहेवियर होता है, जो मैन ईटर टाइगर बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है, उसका यही होता है कि उसे पता होता है कि मैं, या जिसके ऊपर एक बार शिकारी की गोली चल चुकी होती है और बच चुका होता है, वो क्या करता है, मारता है, जितना खा सकता है 20 किलो 15 किलो खा के चला जाता है, उस शिकार को छोड़ देता है, फिर नया शिकार मारता है। उसे मालूम है कि अगर मैं पुराने शिकार पे लौटूंगा, वहाँ पेड़ के ऊपर कोई ना कोई शिकारी बैठा होगा मेरे इंतजार में। उसके सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है। भालू की भी शक्ति इतनी ही विकसित थी पैठानी वाले के। ये शुरू के 2-4 शिकार को छोड़ दिया जाए तो आया ही नहीं। जब मैं गया था तो 32 शिकार कर चुका था और अभी 50 से 60 के बीच में कर चुका है। लेकिन अब खबर मिल रही है कि ये शिकार पर वापस आने लगा है। यानी जिसे मार रहा है, मवेशी को, बैल को मारा अभी रिसेंटली उसने, तो उसके ऊपर लौट रहा है। यानी इसका मोडस ऑपरेंडी, वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है। या तो उसे लग गया है कि अब टीम उतनी ज़्यादा मुस्तैद नहीं है, या फिर उसकी भूख ज़्यादा बढ़ गई है, या उसे शिकार कम मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से वो सोच रहा है कि मुझे खाना खाना है। ये टाइम था उसके हाइबरनेशन में जाने का, लेकिन वो घूम रहा है, वो चिड़चिड़ा है, उसको खाने की ज़रूरत है, और वो ना सिर्फ हमला करके मवेशी मार रहा है, लेकिन उस पर अब वापस लौटना शुरू हो गया है। ये पैठानी वाला है। चमोली वाला तो इंसानों को मार रहा है, भालू। अब दोस्तों, ये तो दो घटनाएं रिसेंटली हो रही हैं जिन पे कि भालू काबू में नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर पूरे इंडिया की बात कर लोगे तो भालू के हमले छत्तीसगढ़ में देखेंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि जंगल के अंदर फल मिलते हैं। भालू ओमनीवोरस जानवर होता है, मांस खाता, जैसे कि आप देख रहे हैं इन केसेस में मवेशी का मांस खा रहा है, इंसानों का मांस खा रहा है। लेकिन बेसिक रूप से भालू मांस की जगह फल फूल शहद खाना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि जंगल में जो फल हैं, काफल हैं, जो दुनिया भर के फल हैं, बचे कम हैं। बचे कम क्यों हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो बंदर बहुत ज़्यादा हो गए, बंदर खा जाते हैं, तो भालू का खाना बंदर खा रहे हैं। दूसरा, इंसान भी खा रहे हैं। इंसान भी जंगल जाते हैं, फल तोड़ के ले आते हैं। तो पहले जो फल भालू को जंगल में मिल जाते थे, अब कम मिल रहे हैं। तो अब उसका जो भोजन कम हो रहा है, तो वो भालू आ रहा है इंसानी बस्तियों की तरफ खाने की तलाश में। दूसरा क्या है, घरों में जैसे लोग नॉनवेज खा रहे हैं, पहाड़ पे ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते ही हैं, तो जो बची खुची हड्डियाँ है, कुछ ऐसा जो है, चिकन खाया, मटन खाया, वो उन्होंने कूड़े में फेंका। कूड़े में जो भी एक जगह है गांव की, वहाँ फेंक दिया। अब भालू के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसको दूर से वो सूंघ सकता है कि इसमें मैं एक चीज़ जोड़ दूँ टॉपिक से हटके, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड है, ताकि आपको समझ में आए कि जानवर के अंदर की शक्ति क्या होती है। वो मैं ये बात मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं कि हाथी का मैंने पहले बताया था कि थंपिंग साउंड वो सुन सकते हैं। देखिए, हाथी का क्या होता है कि अपने पैरों से जो धमक मारते हैं, वो धमक पहले ज़मीन के अंदर जाती है। ज़मीन के अंदर की प्लेट से वो दूर खड़े हाथी को अपने पैर से ही महसूस हो जाती है। कान से सुनने की जगह वो अपने नाखून से टच करता है, और नाखून के थ्रू, हड्डी के थ्रू जाके उसके कान में चली जाती है। तो
एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको, नामीबिया में हुई थी कि अंगोला में बारिश हो रही थी 160 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे पानी एकदम ख़त्म था। कुल माता परेशान थी कि अपने ग्रुप को, हर्ड को पानी कैसे पिलाए। वहाँ जब बारिश शुरू हुई तो इन सारे हाथियों ने रुक कर लिया था। 160 किलोमीटर दूर से स्मेल आ गई हो, पॉसिबल नहीं है। बादल दिख गए हो, पॉसिबल नहीं। 160 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बादल तो 4-5 किलोमीटर से दिखेंगे। हुआ ये था उस केस में कि जो बारिश की बूंदें टप 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 जमीन पे पड़ी थी, उसका जो पैटर्न था वो भी जमीन में जाता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, ये बोलने वाली, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, बचपन में ही पढ़ा था कि महाभारत काल में जो आवाज़ें बोली गई थी, कुछ वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं उन तरंगों को आज भी ढूंढने की। उनका कहना है कि जो हम बोलते हैं ये चलता रहता है। जिस वैसे ही बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं करनी चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि साउंड पोल्यूशन होता है। जो हमने बोल दिया वो तरंगे चल रही हैं, थोड़ा धीमी होती जाएंगी। तो वो तरंगे जो टप 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 गिरी, नीचे गई, नीचे उन प्लेट्स में गई, प्लेट के थ्रू उधर जो 160 किलोमीटर दूर हथनी खड़ी थी कुल माता, उसने अपने पैरों से महसूस की और उसको पता चल गया ये पैटर्न की टप 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 ये बारिश है। वो अपने ग्रुप को लेकर, हर्ड को लेकर चल पड़ी और बारिश में जाके पानी का आनंद लिया। ये मैंने हाथी का एग्जाम्पल डाला था कि आप जानवरों की शक्तियों को समझ सकते हो कि कितनी, और भालू उन्हीं जानवरों में से है जिसके सूंघने की शक्ति जबरदस्त है। तो आप सोचते हो कि हमने यहाँ फेंका है, वो 3 किलोमीटर दूर से भी सूंघ रहा होगा। तो वो जंगल में जिसको कि फल नहीं मिल रहा है, जो कि भूखा है, मैं सोच रहा हूँ खाना कहाँ से खाऊं, वो सोचता है अच्छा वहां से ओमनीवोरस है, और मांस उसको अट्रैक्ट करता है। हर किसी जानवर को अट्रैक्ट करता है। आजकल जब इंसानों को अट्रैक्ट करता है तो जानवर को क्यों नहीं करेगा। तो वो चला आता है गांव की तरफ खाने की तलाश में, क्योंकि वो भूखा है। उस तलाश में जब वो आ रहा होता है तो एक महिला जो कि घास काटने जा रही है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक मैं बीच इस बात में आऊँगा, लेकिन बीच में एक बात मुझे याद आ गई, मैं बोल दूँ कि जनरली क्या होता है कि अगर हमें भालुओं के हमले से बचना है, खास तौर पर पहाड़ में और बाकी जगह भी, तो जनरली महिलाओं का क्या है कि सुबह सुबह सोचती हैं कि पहले हम ये अपना घास का काम निपटा दें, फिर हम अपना बैठ के आराम करेंगे। तो सुबह होते ही वो निकल पड़ती हैं घास काटने के लिए। कई बार क्या होता है, लकड़ी लेने जाना है तो वो शाम को दिन भर के अपने सारे काम निपटा दिए, फिर वो चल देती हैं 3-4-5 बजे। तो लौटते वक्त उनको अंधेरा हो जाता है। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, ये दोनों टाइम भालू के निकलने के खास टाइम है, सारे जंगली जानवरों के निकलने का टाइम है। अगर लेपर्ड भी अटैक भी उसी टाइम पे होगा ज़्यादा। टाइगर भी अगर उस इलाके में है तो टाइगर अटैक भी सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग होगा। तो सबसे पहले ये बीच में मुझे ध्यान आ गया कि अपना अगर जाना ज़रूरी है, पहली बात तो झुंड में जाए। वो मैं बताऊंगा, अभी दोबारा इस बात पे आऊँगा क्या तरीका है, लेकिन मैं भूल ना जाऊँ इसलिए बता रहा हूँ कि टाइमिंग चेंज कर दीजिए अपना। सुबह अपने बाकी काम निपटाइए, दोपहर में जाइए, 11-12 बजे जाइए, 2-2:30 बजे तक वापस आ जाइए, और महिलाएं बहुत सारी चाहिए। ये पैटर्न कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने बीच में बोल दिया कि ये आपको ध्यान रखना है, पैटर्न चेंज करना है अपना। अब जो जहाँ से मुझे ये बात याद आई कि एक महिला जा रही है सुबह सुबह घास लेने के लिए, भालू आ रहा है, उसका उसका वो एक्टिव टाइम है, वो उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग चलता है, वो खाना ढूंढ रहा है, उसको खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है मांस की, वो उधर से आ रहा है गाँव की तरफ, इधर से महिला जा रही है घास लेने के लिए। दोनों का रास्ता आमना सामना हो गया। वरना तो भालू अपने ऊपर की गुफाओं में अच्छी खासी ऊंचाई पे रहते हैं, जहाँ तक महिलाएं जाती नहीं है। ये हमले थोड़ा नीचे होते हैं, वो अपनी गुफा छोड़ के जब नीचे आता है तब। और ये आमना सामना क्यों होता है कि वो भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ रहा है, गांव की महिला घास की तलाश में ऊपर पहाड़ की तरफ या थोड़ा सा जंगल की तरफ जा रही है। जो भालू होते हैं ये सडन एनकाउंटर पे अटैक करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि जंगल में आप जाएं तो मोबाइल पे गाना बजाएं, और नॉर्मल मोबाइल में बजाने से अच्छा है छोटे छोटे जो ब्लूटूथ के स्पीकर आते हैं ना, टांगने वाले, ऐसा कुछ करके उसको बजाए ब्लूटूथ से। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो उससे क्या है, जब थोड़ा जोर से बजेगा तो भालू नहीं आएगा, आवाज़ से डरता है, दूर चला जाएगा। अभी मैंने जो मेरा स्टोरी चैनल है उसमें एक स्टोरी करी थी, उसमें केनेथ एंडरसन के जो बेटे हैं डोनाल्ड एंडरसन, उनका एक्सपीरियंसेस बताए। तो उसमें उन्होंने लिखा था, एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि टाइगर वह जो बेसिक चीज़ है कि टाइगर वगैरह पीछे से हमला करता है, कहीं पे उन्होंने लिख दिया है कि सामने से हमला करता है, लेपर्ड पीछे से करता है। देखिए वो एक शिकारी के व्यक्तिगत विचार होते हैं, आप हर बात को नहीं समझ सकते। एक बात क्यों मैंने यहाँ पे जिक्र लाया
उसमें एक जगह उन्होंने बोला था कि जानवर के सामने शोर नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल में जाने के टाइम पे आप आवाज़ करते चले, डंडे में घंटी बांध के चले, जोर जोर से बोलते हुए चले, ठाक ठाक करके। जहाँ आपको, एक तो लाठी मजबूत होनी चाहिए, आपको जहाँ पत्थर देखे उसमें मार दीजिए ठाक। तो जो लाठी की, बाँस की लाठी की जो अंदर से वाइब्रेशन वाली आवाज़ आती है, वो इन जानवरों को बड़े तेज लगती है दिमाग में। तो किसी ने कमेंट लिखा कि आप तो बोलते हो कि आवाज़ करके चलना चाहिए, डोनाल्ड एंडरसन तो बोल रहे हैं कि शांत रहना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड एंडरसन बोल रहे हैं जब जानवर से आमना सामना हो जाए तब शांत रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि जब आमना सामना हुआ ही नहीं है, आप जा रहे हो तो आपने जानवर को नहीं देखा है, सडन एनकाउंटर ना हो जाए। भालू के मामले में बहुत ज़्यादा कारगर है कि वो जब देख लेता है कोई आ रहा है, साइड हो जाता है। लेकिन जब आमना सामना होता है तो बाकी जानवर एक बार पीछे हट भी जाए, भालू अटैक ही करता है ज़्यादातर। मूडी होता है, कभी कभी भाग जाता है। डोनाल्ड एंडरसन ने बोला था कि अगर जानवर देख रहा है तो आप शांत रहें ताकि प्रोवोक ना करें। मैंने भी हमेशा आपको बताया कि अगर जानवर से सामना हो गया, वो आप पे अटैक नहीं कर रहा है, तो आंखों में आंखें मत डाल के देखो, थोड़ा सा साइड में देखो। जानवर ये खड़ा है, आप इधर देखो। इधर देखने में इधर भी आपकी आंखों के कोनों से आपकी निगाह बनी हुई है उसकी हरकत पे। ये संदेशा उसको देने का होता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम मेरा टारगेट नहीं हो। वो निकल जा सकता है। अगर आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, वो आप पे हमला ही करेगा। ये डोनाल्ड एंडरसन, ये उसी कहानी में डोनाल्ड एंडरसन की शिकार डेज में है कि एक उनके कोई साथी आए थे बाहर से, वो कहीं से पढ़ के आए थे कि अगर लेपर्ड की आंखों में आंखें डाल के देखो तो वो भाग जाता है। वो जंगल में जा रहे थे, कहीं सरसराहट हुई, किस्मत से लेपर्ड सामने आ गया। ये बोल रहे हैं पीछे हटो धीरे से फुसफुसा के। वो कह रहा है नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। वो घूर रहा है, अपनी वो तरीका आजमा रहा है। ये कह रहा है वो हमला करने वाला है, वो नहीं सुन रहा। बोला नहीं, मैं इसको आंखों से घूर के ही भगा दूंगा। वो जंप, उसने कान फड़फड़ाए, पूंछ हिलाई, ये संकेत होता है पूंछ हिलाना कि वो उत्तेजित हो रहा है। वो किया। जब वो जंप मारने वाला था तो क्योंकि इनके पास राइफल थी, इन्होंने गोली मार दी, वो मर गया, वरना इनके दोस्त पे अटैक कर देता। तो डायरेक्ट घूरने से आप प्रोवोक करते हो जानवर को कि मुझ पे हमला करो। हाँ, जब हमला कर ही रहा है तब मरता क्या ना करता, तब आपको उसकी तरफ ही देखना है, जोर से चिल्लाना है, जोर से हा हा करके, अपने हाथ ऊंचे करके अपने आप को जितना बड़ा आप दिखा सकते हो उतना दिखाना है, उसकी तरफ दौड़ना है, पत्थर मारने हैं, जो भी करना है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तब ये पॉलिसी है जब उसने चार्ज कर दिया है। जब नहीं किया है तो शांत रहना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि शांत रहना और आवाज़ करना, करके चलना, दोनों अलग अलग वक्त पे अलग अलग घटनाएं हैं। जब आप जंगल में जा रहे हो, आपको मालूम है यहाँ जंगली जानवर है, तो आप आवाज़ करते हुए चलो ताकि वो जानवर साइड हो जाए, आपको आपके रास्ते में ना आए। लाठी ठोक के, मोबाइल से स्पीकर बजा के, या जिस तरह से जोर जोर से आपस में बातें करते हुए करके आप चलो। जब आप जंगल में जाते हैं, मैंने पहले बता दिया कि अकेले जाइए ही मत। जिस दिन आपको अकेले जाना पड़ रहा है, आप किसी से घास मांग लीजिए या कोई दूसरा अल्टरनेट चारे की व्यवस्था करके रखिए घर में, कि इमरजेंसी पड़ जाए जिस दिन हम नहीं जा पाएंगे तो अपने पशुओं को वो खिला दीजिए। इस तरह की बड़ी आफत में फंसने से अच्छा है कि पशुओं को थोड़ा सा पैसे वाला चारा खिला दिया जाए। आप बिल्कुल मत जाइए। या सूखा चारा पहाड़ में बहुत स्टोर करके रखते हैं, उस दिन सूखे चारे से काम चलाइए जिस दिन बाकी महिलाएं निकल गई हों। और मैं तो कह रहा हूँ जब अभी हमले ज़्यादा हो रहे हैं तो ये काम पुरुषों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर भी ताकत के मामले में पुरुष ज़्यादा स्ट्रांग हैं। कुल्हाड़ी वगैरह लेके एक झुंड बना के गांव के लड़के जाएं और चारा लेके आएं। अगर चारा लाना ज़रूरी है तो फिलहाल महिलाएं ना जाएं जब तक ये हमले, ठंड के मौसम में हमले ज़्यादा हो रहे हैं। भालू हाइबरनेशन में पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर, ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, और वो हमले कर रहे हैं। नीचे जहाँ स्लॉथ बेयर हैं वो कभी हाइबरनेशन में जाते नहीं हैं, तो बस पूरे साल हमले करते हैं। सर्दियों में हमले ज़्यादा करते हैं। उसका एक कारण है कि जनवरी में फीमेल बच्चे देती है, तो उसको खाने की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए भी हमले ज़्यादा करते हैं। तो भालू के हमले सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, जग जाहिर बात है। तो आप जिस दिन अकेली रह जाएं, महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, उस दिन जाइए ही मत। कुछ दूसरा जुगाड़ करके या अपने पड़ोसी से मांग के, जैसा भी है आदान प्रदान जैसा होता है, बदले में उसको उसका चारा लौटा दें, ऐसा सिस्टम करिए। दूसरा, एक बात, जंगल की बेसिक जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी गांव में देनी चाहिए। दूसरी बात, गांव के लोगों को भी वॉलंटियर बन के घर घर जाके बताना चाहिए, या सबको जमा कर लो गांव में एक मीटिंग में, कि भालू के निशान, वैसे तो पहाड़ी लोग और जंगल के आसपास रहने वाले लोग ये जानते हैं,
एक तो ये कि ड्रॉपिंग यानी कि मल, वो जो मल करता है वो ताज़ा और पुराने से आपको मालूम चल जाता है डिस्टेंस। सूखा मल है तो वो बात पहले गुजरा था, लेकिन एकदम ताज़ा मल है तो आप समझ लीजिए कि वो अभी ही यहाँ पे था। आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक वीडियो है, टाइगर की झलक हमारी दौड़। मोहान में हम जा रहे थे, मैं था और नवीन। तो हमें पग मार्क मिलना शुरू हुए रेत पे। हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रेत पे जो पग मार्क होते हैं थोड़े से मिट्टी इधर से सरक जाती है, तो एग्जैक्टली आप बिल्कुल, अगर धूल होती है तो उसमें आप पता लगा सकते हो कि ताज़े हैं कि पुराने हैं, क्योंकि पुराने में मिट्टी गिर चुकी होती है, ताज़े में नहीं गिरती, जमी रहती है। रेत में ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल नदी चुकम गाँव के सामने की बात है। उसमें जब जा रहे थे, फिर एक जगह टाइग्रेस के लेटने का बाकायदा पूरे कोहनी के निशान गिरने के, वो सब वीडियो में रिकॉर्डेड है, मिला। उसके बच्चे के मिले, वहीं पगमार्ग एक तरफ जाते हुए मिले। और जैसा कि मैंने बताया, पगमार्ग से एग्जैक्टली नहीं मालूम चल रहा था कि ये सुबह के हैं कि अभी के हैं। उसके बाद एक जगह यूरिन पड़ा मिला। यूरिन, मार्च का महीना था जहाँ तक मुझे याद है, और शाम के 4-5 बजे का टाइम, यानी मार्च में गर्मी पड़ने लगती है दिन की धूप में। रेत गर्म थी और एकदम गीली ड्रॉप्स पड़ी थी, और जो 1-2 ड्रॉपलेट्स आगे वो गिर जाती वो थी। वो भी वीडियो में दिखाई हुई, मैं कैमरे में है। यानी कि मैं समझ गया कि टाइगरेस एकदम यहीं पे है, हमारे नज़दीक। उधर झाड़ी थी, उधर एक लाल लाल सा कुछ बैठा सा दिखा। फौरन हम पलटे और मैंने नवीन से बोला फौरन वापस चलो। ये देखने के लिए रुके ही नहीं कि वो टाइगर है कि नहीं है। ऐसा लगा कि वो टाइगर या टाइग्रेस है, उल्टी तरफ देख रहा है, ऐसा आभास हुआ। कुछ लाल लाल सा रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन वो हमने देखने के लिए कि वो फुटेज चाहिए कि पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि सामने टाइगर बैठा है और नदी में 100 मीटर दूर। तो कैसे मुझे पता लगा था? यूरिन की वो मार्च की गर्म रेत में एकदम ताज़ा था और गीला, और बूंदे टपकने के निशान थे। तो मैं फौरन समझ गया था कि ये तो 5 मिनट पहले का भी है मामला। 5-7 मिनट पहले से ऊपर हो नहीं सकता, वरना सूख जाता वो। तो ऐसा ही अगर आपको आइडिया है, यूरिन देख के गीला एकदम मिल जाएगा आपको पता। अगर आप कहीं पानी उड़ेलोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पानी अभी गिरा है कि पहले गिरा। ज़मीन पे आपको थोड़ा सा एक बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। यूरिन देख के आपको पता चल जाएगा, उसका मल देख के आपको पता चल जाएगा, खरोचों के निशान देख के, दीमक की बाम्बियाँ तोड़ने के निशान देख के आपको पता चल जाएगा कि आज तोड़ा है कि पहले, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि अभी तोड़ा है, फ़ौरन लौट जाइए। आप समझ गए कि आप भालू के नज़दीक ही हैं। तो ये, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप शोर करते हुए जाओ, हो सकता है आप शोर करते हुए आ रहे थे और उसने सुन लिया और साइड हो गया हो, तो आपको मालूम पड़ गया, सबूत मिल गया है कि यहाँ पे आपके नज़दीक है, फ़ौरन लौट जाइए। और दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में बेर स्प्रे तो प्रचलित नहीं है, जबकि भालू के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में बेर स्प्रे मार्केट में मिलता है। बेर स्प्रे क्या होता है दोस्तों? बड़ा कैन होता है, उसके अंदर प्रेशर, हवा ज़्यादा भरी होती है। जब आप दबाते हो तो प्रेशर से निकलता है करीब 25 मीटर दूर तक, 25-30 फुट, 25-30 फीट तक तो जाता ही होगा, जो मैंने वीडियो देखे। कभी इस्तेमाल तो नहीं किया उसको, क्योंकि उसमें प्रेशर से, बड़ा कैन होता है, तो जानवर को दूर से आप रोक सकते हो। अभी एक मैंने देखा था कि एक भालू एक फोटोग्राफर के पास आ रहा है, वो पहले देखता रहा, जब आने लगा तो इन्होंने बेर स्प्रे मार दिया, चला गया। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे भालू, ऊपर चढ़ के आए, इन्होंने स्प्रे, फाइनली स्प्रे मार दिया, भाग गया। अभी क्या हुआ, येलोस्टोन नेशनल पार्क में वुल्फ के पास एक आदमी जा रहा है, हालांकि गलत था, वो सामने खड़े, उसको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था बेर स्प्रे का। वो आ रहे हैं, वो पहले कुछ नहीं कर रहा, देख रहा है, वो लौट जा रहा है, डर डर के। जानवर डरता है इंसान से प्रैक्टिकली, लेकिन वो कई थे झुंड में वुल्फ। फिर ये आदमी धीरे धीरे बैकआउट करने लगा, तो वो फेस सामने रख के वो इसकी तरफ आने लगा। एक रवीन था, कैमरे में दिखना बंद हो गया, लेकिन उस रवीन यानी गहरे नाले में जाने के पहले उसने बेर स्प्रे चला दिया था। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ। तो कॉन्फिडेंस था बेर स्प्रे का। बेर स्प्रे से जानवर पीछे हटता है। भारत में अवेलेबल नहीं है। जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर ये अवेलेबल कर दिए जाए, वहाँ बेर स्प्रे एक एक दे दिया जाए हर महिला को, सरकार की तरफ से दे दिया जाए, जैसे ही आएगा फिर हमला होगा ही नहीं। हाँ, एकदम पीछे से हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि उन्हें मालूम है अपना दुपट्टा वगैरह नाक में रखना है और ऐसे मार देना है। थोड़ा सा अगर और ज़्यादा सिखा दिया जाए कि हवा की डायरेक्शन देखना है, पता चला आपने मारा, उल्टा आपके ऊपर ही आ गया, थोड़ा सा देखना है तो वो करके। लेकिन उसका दूसरा ऑल्टरनेट है पेपर स्प्रे। वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, छोटा कैन होता है, रेंज ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मरता क्या ना करता। आखिरी उपाय हो सकता है कि जैसे इन्होंने दराती से हमला किया भालू के ऊपर, अपने आप को बचाया और
हालांकि दराती से भालू भागा होगा, लेकिन ये खुद भी गिरी तो भालू इनको ढूंढ नहीं पाया, जैसा मुझे अंदाजा है। लेकिन फाइनल उसमें अगर इन्होंने पेपर स्प्रे मार दिया होता हिम्मत रख के, ऐसा भी एक केस है रशिया में, साइबेरिया में। एक टाइगर एक शिकारी के ऊपर गिर गया था, गन वो मार नहीं पा रहा था, साथी था गन, क्योंकि वो दोनों गुत्थम गुत्था थे। तो फाइनली उसके पास बेर स्प्रे था, उसने एकदम नज़दीक से टाइगर के ऊपर मार दिया था, और वो टाइगर के लिए घातक हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, एकदम कूद के भागा और उसकी जान बच गई। तो ये पेपर स्प्रे तो 200-250 रुपए के मिलते हैं, ये सबको खरीद लेने चाहिए। गांव जहाँ जहाँ जा रहे हैं, महिला और पुरुष भी जो जा रहे हैं, वो रख के जाए छोटे वाले। मतलब कुछ ना होने से अच्छा है कि वो हो, आखिरी मोमेंट पे काम आएगा। वो बेर स्प्रे होता तो दूर से काम में आएगा, भालू आ रहा है आपने दूर से मारा भाग जाएगा, ये दूर तक जाएगा ही नहीं पेपर स्प्रे। ये जब वो नज़दीक आ जाएगा तब आपके काम आएगा, लेकिन काम आएगा। तो दोस्तों ये बेसिक बातें हैं, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैंने बताया कि रोज़ ही खबर आ रही है। गांव वाले जो कर सकते हैं, जो मैंने बताया, एक तो कचड़ा या तो उसे जला दें कि स्मेल ना आए, और नहीं तो जैसे गड्ढा खोद के दबाएं, जैसा भी एक तरीका है। दूसरा, टाइमिंग चेंज करें, सुबह शाम जाना बंद करें, दिन में जाएं। अगर पुरुष जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ जवान लड़के जाएं तो और अच्छी बात है, कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी डंडे वंडे लेके। और जाएं तो झुंड में जाएं, अकेले जाए ही ना जिस दिन ना हो। एक चीज़ और है दोस्तों, कि सरकार भी कर सकती है चारा प्रबंधन की व्यवस्था। जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, वैसे जो जंगल के पास वाले इलाके हैं वहाँ पर अगर सब्सिडी पे गांव के अंदर ही एक एक जगह चारा उपलब्ध करा दिया जाए, या 2 गांव 3 गांव के बीच में करा दिया जाए, कि लोग जाए अपना सस्ते रेटों पे खरीद के ले आए और अपने घर में स्टोर करके रख ले और जानवरों को खिला दे। ख़ास तौर पर उन महीनों में जब भालू के अटैक ज़्यादा है, तो शायद इस समस्या में कमी तो आएगी। तो दोस्तों ये एक समस्या चल रही थी, इसलिए इस बारे में मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि 2-4 लोगों की भी मदद अगर हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर आप उस इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे फॉरवर्ड करें वीडियो को, ताकि थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।